रीड आईएएस में आपका स्वागत है। और अभी आपके सामने मुखातिब हैं गिरीश दुबे और इन्होंने यूपी पीसीएस में 12वीं रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले मैं रीड आईएएस की तरफ से, पूरे रीड आईएएस परिवार की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। और मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गिरीश अपनी जो भी यात्रा, जो जर्नी इनकी रही, वो स्टूडेंट्स को बताएं ताकि दूरस्थ बैठे जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और पेशे से ये हमारे ही समुदाय से आते हैं, शिक्षक रहे हैं, तो वैसे भी इनका एक रहा, इनके अंदर खुद का मोटिवेशन है कि विद्यार्थी और भी अच्छा जाने करे। और लोक प्रशासन, जिसके बारे में इतनी भ्रांतियाँ लोग रखते हैं कि इससे चयन होता है नहीं होता है, इसी लोक प्रशासन विषय के साथ ही इन्होंने 12वीं रैंक हासिल की है। इनका लोक प्रशासन में हिंदी साहित्य विषय रहा है। अभी जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है, तो मैं चाहता हूँ कि गिरीश खुद आपको कुछ बताएं जी। और गिरीश स्टूडेंट्स को कुछ बताएं अपने बारे में। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और मैं बताना चाहूँगा, मैं गिरीश कुमार द्विवेदी और वर्तमान में मैं यहीं दिल्ली गवर्नमेंट में ही टीजीटी मैथ के पद पर कार्यरत हूँ। और सिविल सेवा में जो ये आज पद मुझे मिला हुआ है, इसके लिए मैं अपने पूरे कॉलेज लाइफ, मेरा परिवार और मेरे सभी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इस तैयारी में हेल्प किया है, और सर आपसे मैंने जो पढ़ा है, इन सारी चीज़ों का मैं पूरा योगदान देता हूँ। और ये समझता हूँ कि हाँ, कोई भी स्टूडेंट अगर इसके साथ अपनी तैयारी को पूरी ईमानदारी के साथ करता है तो एक ना एक दिन उसको ये सफलता ज़रूर मिलती है, जैसा कि आज मेरे साथ हुआ है। अपने बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के अमेठी ज़िले का रहने वाला हूँ। और वहीं से मेरी पढ़ाई, जो 10th लेवल की पढ़ाई है, मैंने वहीं से की है। उसके बाद 12th की पढ़ाई मैंने जीआईसी सुल्तानपुर से की। फिर मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। उसके पश्चात ग्रेजुएशन के समय ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई का पूरा एक स्ट्रेटजी बनाई थी, वो यही थी कि सबसे पहले मुझे सेल्फ डिपेंड हो करके और उसके बाद अपनी पढ़ाई, जो सिविल सर्विस की पढ़ाई है, उसको जारी रखना है। तो इसके लिए मैंने बीएड किया था। बीएड करने के साथ ही मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया, जिसे मैंने कंप्लीट किया। जो सबसे पहला मेरा जो चुनाव था वो सब्जेक्ट के लिए ही था कि जो मुझे सब्जेक्ट चुनना है वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो। और मेरे पास समय था, मैंने लगभग समय से स्ट्रेटजी बना ली थी कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। इसलिए मैंने अपनी पीजी की पढ़ाई लोक प्रशासन में किया और वही परिणाम रहा कि मुझे लोक प्रशासन में एक अच्छी समझ विकसित हो चुकी है मेरे पास। और उसके पश्चात मैंने जब यहाँ आकर के दिल्ली में ज्वाइन किया अपना टीजीटी मैथमेटिक्स, तो मैंने अपनी पढ़ाई को यहाँ जारी रखते हुए अपना दूसरा विषय भी इसके पहले डिसाइड कर लिया था, जो हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य लेने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि क्योंकि शुरुआत से हाई स्कूल और 12th में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स हिंदी में उसमें मिलते थे। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, जब मैं 10th और 12th में था तो मुझे दोनों साल हाई स्कूल में हिंदी, हाई स्कूल और इंटर दोनों में हिंदी में 83 नंबर मिले थे आउट ऑफ 100। तो उसी समय मुझे लगा था कि हाँ, ये सब्जेक्ट अच्छा है, मैं इसमें अपनी अच्छी पकड़ बना सकता हूँ। तो इसके पहले की जो मेरी पढ़ाई रही है वो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि लोक प्रशासन और हिंदी साहित्य लेकर के मैं अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करूँगा। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हुए 2012 में पहली बार मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का मेंस दिया था। दोनों के मेंस देने के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा यूपीएससी में इंटरव्यू कॉल नहीं हुई, लेकिन यूपीपीसीएस में मेरी इंटरव्यू कॉल हो गई थी। मैंने इंटरव्यू दिया बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा उसको सूक्ष्मता लाया। और धीरे धीरे जब 2014 का मैंने मेंस दिया था यूपीएससी, जिसमें मैंने सर आपसे थोड़ा हेल्प ली थी, जो मैंने अपने गाइडेंस पूरा लिया था आपसे, उसमें मैंने देखा कि मेरे पब्लिक एड में काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे। बस सिर्फ एक कुछ सब्जेक्ट की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सा मुझे बच्चों में ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि पब्लिक में मार्क्स ही नहीं आता है और इस तरह की समस्याएं रहती हैं। बट आपके सामने गिरीश खुद ही हैं जिन्होंने अच्छे से ये करके किया। हालांकि इनका बैकग्राउंड भी है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो बच्चे ठीक से प्रिपेयर करते हैं उनको ऐसी समस्याएं होंगी। जी बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट के मामले में एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिससे यूपीएससी या यूपीपीसीएस में सिलेक्शन नहीं होता। सारे सब्जेक्ट में सिलेक्शन होते हैं, होता उसी का है जो सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ बना लेता है।
अच्छी पकड़ इन द सेंस ये है, जैसे अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तो थोड़ा आपको ईजिली समझने में मुश्किल नहीं होगा, आप समझ सकते हो, आप अच्छे से एग्जाम्पल वहाँ पे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड ना रहा है तो फिर आपका गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को समझ करके अपने व्यू को वहाँ प्रेजेंट कर सको। सच कहें तो मुझे लगता है ये पूरा गेम जो है ये प्रेजेंटेशन का गेम है। प्रेजेंटेशन। आप चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई कर लें, चाहे जो कर लें, अगर आप उसको अपनी कॉपी में उस 2-3 घंटे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना आप पढ़ते हो। बहुत सारे सबसे ज़्यादा बच्चे- इम्पोर्टेंट यही है। बहुत सारे बच्चे गिरीश तैयारी करते हैं ऐसा, जो घर में रह के करते हैं। आपने तो जॉब करते हुए तैयारी की, कैसे समय मैनेज कर पाते थे? कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को बताइए। जी ज़रूर, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वही अपनी अपनी सबके जो बैकग्राउंड होते हैं उस हिसाब से डिसाइड करता है हमें कैसे तैयारी करनी है। मेरा जैसा बैकग्राउंड था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के नाते मुझे खुद को स्टैंड करके ही आगे तैयारी जारी रखनी थी। तो उसके साथ मुझे जॉब करना था, और जॉब में ऑप्शंस होते हैं, आप कैसे जॉब चुन सकते हो। जैसे मैंने अपना टीचिंग करियर चुना था, मैं टीचिंग में था। तो होता क्या था, हमारे यहाँ जो शेड्यूल था पूरा हमारा इवनिंग शिफ्ट होता है, तो 12:30 से 6:30 तक हमारी क्लासेस चलती थी जहाँ मैं पढ़ाता था। उसके अलावा जो फुल टाइम होता था, फुल डेडिकेशन के साथ मैं अपनी पढ़ाई में देता था। मॉर्निंग में अपनी पूरी पढ़ाई के शेड्यूल को जारी रखना, फिर इवनिंग में अपनी पढ़ाई करना, जिससे इसमें एक सबसे खास बात क्या, अगर ईमानदारी से आप मेहनत करिए, ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया बस हो गया। आप उन चीज़ों को बढ़िया से फ्रेम करिए, आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करिए। जब धीरे धीरे आपके स्टेप फिंगर टिप्स पे आने लगे चीज़ें, फिर आप समझिए कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ेगा अपने टाइम को, कोई भी हिला हवाली नहीं, कोई ढीला नहीं कि हाँ चलो कल कर लेंगे। डेली का डेली आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको पा नहीं सकते। पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ब्रीफ में एक बार, जैसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए आपने जो अनुभव किया वो स्टूडेंट्स को आप बताएं तो। जी, पढ़ाई की स्ट्रेटजी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये, क्योंकि अभी हाल ही में पैटर्न चेंज हुआ है। इसके पहले तक जो भी एग्ज़ाम होते थे वो पुराने पैटर्न से होते थे। अभी इस साल से पैटर्न पूरी तरह से नया हो गया है। यूपीएससी में तो पहले ही हो चुका है, यूपी पीसीएस में 2018 से उन्होंने चेंज किया हुआ है। अब जो रोल है आप देखते हैं, तो पूरा जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस के पूरे 4 पेपर हैं, जो कि टोटल 800 नंबर के होने हैं। पूरा सारा कुछ सिलेबस जो यूपीएससी में था वो सारा इसमें कवर किया हुआ है। साथ में यूपी का स्पेशल भी लगभग हर पेपर में जोड़ा हुआ है। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे यही होनी चाहिए कि आप जीएस के जितने भी सेक्शन आपके जो बिल्कुल क्लियर हैं, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इन सारी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से आप पहले भी कर चुके हैं, और अब जो कर रहे हैं उनको बिल्कुल फ्रेम करके क्वेश्चन आंसर का आप देख लें, क्योंकि सारे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। बड़े क्वेश्चन जो पहले आया करते थे वैसा सिस्टम अब नहीं है। दूसरी चीज़, जो नया चीज़ जुड़ा हुआ है, जैसे हम देखें गवर्नेंस है, एथिक्स में है, साइंस टेक में कुछ चीज़ें जो डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो बुक्स अभी अवेलेबल हैं या गाइडेंस जो अवेलेबल हैं उससे आपको पढ़ना है। इन द सेंस मैं कहना चाहता हूँ कि हर टॉपिक पे आपकी समझ होनी चाहिए। जितने टॉपिक उसमें दिए हैं सारे टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, और इफ़ पॉसिबल अगर आप मेहनत कर सके तो हर टॉपिक पे आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए, चाहे वो 4 लाइन का हो, चाहे 10 लाइन का हो। सिनॉप्सिस टाइप में हर टॉपिक पे आपका होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी कभी एग्जाम में आएगा तो आप ये नहीं हिचकेंगे कि हम लिखें क्या। आप चीज़ों को जोड़ भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो अपने हिसाब से ही अपने नोट्स बनाना एक बहुत ज़रूरी है, जो कि हर लड़के को करना चाहिए, मेरा मानना है। लिखने का अभ्यास आपने कैसे किया? लिखने के अभ्यास के लिए वही है, पुराने पेपर्स के साथ जो करंट टाइम पे पुराने पेपर्स आपको मिल जाते हैं, उन्हीं से आप समझ सकते हैं कि हम अभी किस हद तक वहाँ पहुँच चुके हैं। तो पुराने पेपर्स की आप आंसर राइटिंग करिए, अपने सीनियर्स को दिखाएं, अपने सर को दिखाएं, जिनसे भी आपको गाइडेंस मिलता है उनको दिखाएं, जिससे आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो बिना लिखे कुछ नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। यूपी में पहली बार अब सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, अभी रिजल्ट भी आया हुआ है। जी। पार्ट से गिरीश का भी हो गया है, प्रीलिम्स को जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एसडीएम बन चुके हैं। जी। लेकिन अब जो ये समय है, अब जून के अंत में, मेरे ख्याल में 17 जून से एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस का। तो इसमें अब ये 2-2.5 महीने में बच्चों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटजी तो मैं ये कहूँगा, जैसे अभी तक जितना भी पढ़ाई किया हुआ है, अब मेरे हिसाब से अब उसको सिर्फ समराइज़ करने का टाइम रह गया है, क्योंकि 60-70 दिन बचे हुए हैं अमूमन। तो बेहतर ये होगा अगर कोई आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई करने वाला हो, कम से कम 1 या 2 लोग मिलकर के, मैक्सिमम इससे ज़्यादा लोग नहीं, आप क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग, ग्रुप स्टडी को एक अपना टारगेट बना लें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैं अपना एग्जाम्पल खुद लेना चाहूँगा। 2014 तक लगभग हमने पर्सनल लेवल पे अपनी तैयारी की थी। फिर 15 में मेरे एक फ्रेंड मिले, मिस्टर आदित्य प्रकाश तिवारी। हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें ग्रुप स्टडी के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो हम मिलकर अपनी तैयारी करते हैं। और 2015 से लेकर के अभी लास्ट एग्ज़ाम आने तक और इवन अभी तक हम लोग साथ बैठते हैं, अपना पूरा टाइम मैनेज करके,
और बिल्कुल साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। जो एक दूसरे में कमियां हो दूसरा उसको सुधार सकता है, और स्पेशली टाइम मैनेजमेंट में ज़रूर दोनों स्ट्रिक्ट होने चाहिए। फिर आप ये देख सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करके दूसरे से भी दिखाएं और भी अपने सीनियर को दिखाएं, तो आप उनमें सुधार लाइए। और सब्जेक्ट में मेन ही कभी भी कोई टॉपिक छूटे नहीं, बस ये ध्यान रखें, क्योंकि अब पूरा वास्ट सिलेबस है, हर जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई फिक्स है, जो पहले हुआ करता था कि आप 4-5 क्वेश्चन पढ़ लें, 8 क्वेश्चन पढ़ लें हो जाएगा। अब आपको सारे टॉपिक की समझ रखनी है। ग्रुप स्टडी से मेरे और ग्रुप स्टडी बहुत आसान हो जाता है, मैं खुद उसको महसूस किया हूँ, बहुत आसान होता है। आप कुछ आप बना लेंगे, कुछ वो बना लेंगे और इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी एक बहुत अच्छा है इसके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंटरव्यू के लिए क्या आप बच्चों को सुझाव देना चाहेंगे? जी, इंटरव्यू के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि जो आप ये पढ़ाई रख रहे हैं, जारी रख रहे हैं, इसको आप मेंस के बाद ब्रेक ना करें। मेंस के बाद भी अपनी पढ़ाई को आप राउंड द क्लॉक पढ़ाई करते रहिए। उससे क्या होगा, किसी भी टॉपिक की समझ आपकी कम नहीं होगी। मैक्सिमम क्या होता है, कई सारे बच्चे मेंस देने के बाद इंटरव्यू का जब तक रिजल्ट नहीं आया, पता चला वो फ्री हो गए और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टॉपिक की समझ उसके बाद भी विकसित करते रहें। फिर पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की चीज़ें हैं, आप अपने बारे में देखें कि आप क्या हैं, कैसे हैं, अपनी लाइफ में आप डिसीजन कैसे लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि इंटरव्यू आपके ज्ञान की समझ से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादातर देखता है। आप एट अ टाइम सिचुएशन रिएक्शन क्या करते हैं। तो ये चीज़ें तभी डेवलप होंगी जब आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ उतारने की कोशिश करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने, अगर मैं एक बात करूं, सिर्फ साइमन का डिसीजन मेकिंग आप जब पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि जब आप खुद डिसीजन लें तो ऐसे ही ले लें डिसीजन। आप भी उसके रीजनेबिलिटी को देखें और चेक करें कि क्या हम उस रीजनेबिलिटी के हिसाब से अपना डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आप खुद ही इंटरव्यू को बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे। मेरे साथ खुद ऐसा ही इंटरव्यू हुआ कि हाँ, जिस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं इंटरव्यू मेंबर्स और सारी चीज़ें, वो चेक करना चाहते हैं क्या आप सही रिस्पॉन्स कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर उन चीज़ों को उतार पाए होंगे। तो सिर्फ हवा में नहीं, चीज़ों को रियलिटी में ले आएँ और कोशिश करें कि लाइफ में भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। इस पूरी तैयारी में गिरीश, बच्चे क्या ऐसी गलतियां करते हैं जो आपने मतलब लोकेट किया होगा या उसको अपने अनुभवों से भी समझा होगा, आगे भविष्य में ना हो, कम से कम समय में सफलता मिले, इसके लिए कुछ क्रक्स, कुछ खास बात कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, असफलता सिर्फ एक छोटी सी गलती से ही हमें मिल जाती है, जबकि सफलता के लिए हमें सारी चीज़ें पूरा चाहिए होता है। तो फुल प्रूफ तैयारी शुरू से मतलब एक स्ट्रेटजी बना लें कि हमें लगभग किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। प्री, मेंस, इंटरव्यू सारे के लिए पहले से ही प्लान करें। ये नहीं कि हम प्री दे लें, अब उसके बाद हम मेंस के लिए सब्जेक्ट सोच रहे हैं या अब हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सोच रहे हैं। प्री के टाइम पे, क्योंकि प्री का सिलेबस ज़्यादातर जाकर के मेंस में हो रहा है, और अब जब सब्जेक्टिव है तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो कई बार यूपी पीसीएस वगैरह में लोग उसका बेनिफिट उठा के सिर्फ रट करके काम चला, लेकिन अब तो सब्जेक्टिव है तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में ही पढ़नी है, और लिखना भी है तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप प्रॉपर इन चीज़ों की तैयारी करते रहें, और हर टॉपिक पे जो मैंने एक बात बताई कि समराइज करके हर टॉपिक पे आपके पास पॉइंट होने चाहिए। अगर शुरू से कोई बच्चा ऐसा करता है तो मुझे लगता है अपने टाइम को बहुत बचा पाएगा। और साथ में अगर ग्रुप स्टडी का आपको फॉर्मेट मिल सके, एक बढ़िया, मैं बता सकता हूँ कि हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल रहा है। अगर ऐसा हो सकता है, कई बार क्या होता है कि बहुत मुश्किल है सही ग्रुप मिल पाना। आपके जैसे अंदर आग है ना वो पानी की, वैसे ही आग दूसरे में मिल पाना ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो शायद आप बहुत ही इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चुनाव, मतलब बहुत ज़रूरी है कि सही चुनाव कर पाएँ। और फिर पढ़ाई तो अपने आप ही करनी है, वो मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो मूलतः सिनॉप्सिस बनाना और ग्रुप स्टडी करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है गिरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग अक्सर क्लास में बच्चों को कहते हैं जी बिल्कुल। यूजुअली पढ़ाने का पैटर्न भी ऐसा है शुरू से ही, तो इस तरीके से अगर करते हैं तो काफ़ी सहायता मिल सकती है। और कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? जिसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, देखिए ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 22 फरवरी से पहले मुझे खुद भी नहीं पता था कि हाँ क्या क्या हो सकता है। रिजल्ट आप हमेशा एग्ज़ाम में अच्छा करके आते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी डेस्टिनी के साथ ही तय हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हम ये कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को फुल प्रूफ ज़रूर रखें, कहीं भी कोई कमी ना छोड़ें। ये ना रह जाए कि यार ये मैं कर लेता तो शायद ये कर पाता। तो इसलिए अपनी तैयारी को फुल प्रूफ रखें और भरोसा रखें गॉड पे, अगर आपने मेहनत किया है तो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करें। मुझे लगता है कि कोई भी बहुत ही ऐसी असंभव वाली जर्नी नहीं है, पाया जा सकता है। जब मेरे जैसा लड़का एक नॉर्मल फैमिली से आकर के यहाँ तक पहुँच सकता है, तो मुझे लगता है हर लड़का पहुँच सकता है।
तो बस पॉजिटिव एनर्जी बना करके तैयारी करना ही इसका मूल मंत्र है। तो विद्यार्थियों, आपने गिरीश जी को सुना और हमें लगता है कि आपने इससे काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। आप आगे इसी तरीके से प्रिपरेशन करिए। हम लोग रीड IAS के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको और लोगों से मुखातिब करवाएंगे और लगातार करंट अफेयर्स और तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।